सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है निर्मल सर की क्लास में बायोलॉजी में, जो फोटोन स्कूल की तरफ से। तो आज हम आपको फिर से कुछ नीट के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करवाएंगे, जो आपको कहीं ना कहीं नेक्स्ट एग्जाम में काम लगेंगे। नीट की एग्जाम जब 2026 में होगी तो उसमें आपको काम लगेंगे। सो बिगिनिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली क्वेश्चन दिया है कि नेचुरल सिलेक्शन में स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन दी मीन कैरेक्टर वैल्यू। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए है। फर्स्ट इज डिसरप्टिव चेंज, रैंडम चेंज, स्टेबिलाइजिंग चेंज एंड डायरेक्शनल चेंज। तो नेचुरल सिलेक्शन जहां पे मोर इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू जो है उसका सही आंसर है डायरेक्शनल चेंज। डायरेक्शनल चेंज ये कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला ग्राफ अगर आपको याद होगा तो ये ग्राफ में जो मीन वैल्यू है वो कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन जो एक्सट्रीम वैल्यू आ रही है उसे कंसीडर करेंगे। और एक्सट्रीम वैल्यू आ रही है तो ये ग्राफ जो है वो यहां से मूव होके दूसरी डायरेक्शन पे जा रहा है। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपको बुक के अंदर दिया है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म is the correct answer, that is directional change. Moving towards the next question. Given below are two statement, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट वन ये कह रहा है माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज, राइट। माइकोप्लाज्मा जो है 1 माइक्रोन फिल्टर साइज का जो भी पोर्शन होगा वहां से भी वो पास ऑन हो सकता है। सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। स्टेटमेंट टू, माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विथ सेल वॉल। So in the light of the above statements, choose most appropriate answer from the options given below. तो दोनों में से दोनों स्टेटमेंट दिए हैं, यहाँ पे हमें कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, या फिर दोनों स्टेटमेंट सही है ये हमें सिलेक्ट करना है। सो स्टेटमेंट नंबर वन इज करेक्ट, दैट माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू दी लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। सेकंड स्टेटमेंट में ये कहा है कि माइक्रोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया, दैट इज करेक्ट, बट दिस माइकोप्लाज्मा आर विदाउट सेल वॉल, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं है। सो हमारा स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। ये सारे ऑप्शन जो है वो सारे गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। नेक्स्ट, a dehydration reaction links two glucose molecules to produce maltose. If the formula for glucose is C6H12O6, then what is the formula for maltose? maltose के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा? So maltose अगेन यहाँ पे 2 molecules of glucose C6H12O6, अगेन दूसरा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हम लेंगे C6H12O6, 2 molecules of glucose produce maltose। maltose प्रोड्यूस कर रहा है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका आंसर होगा C6, 6 + 6 12, C12, H 12 + 12 24 एंड O6 + O6 O12। बट यहाँ पे जब भी दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर व्हेन दे आर फॉर्म बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जहाँ पे भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वहाँ पे एक H2O मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा। सो H2O मॉलिक्यूल विल बी गेट रिलीज फ्रॉम द ईयर। सो हमारा आंसर क्या होगा? C12 H22 एंड O11। अगर ये आंसर यहाँ पे दिया है C12 H22 O11, सो आंसर फर्स्ट इज करेक्ट, C12 H22 O11 इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो गलत है। क्लियर? C6H12O6 एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, दूसरा C6H12O6 वो भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे, तो इफ द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज इज C6H12O6, देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर माल्टोज? तो माल्टोज के लिए C12 H22 O11 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, इन प्रोकैरियोट्स ओनली आर प्रेजेंट, प्रोकैरियोट्स की बात की है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द साइट्स फॉर लिपिड सिंथेसिस,
ये करेक्ट है। RER हैज रिबोसोम्स अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी सही है। SER इज डिवॉइड ऑफ रिबोसोम्स, ये भी सही है। सो इन प्रोकैरियोट्स के अंदर देयर आर नो स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So in prokaryotes only RER are present. So this is incorrect sentence. तो हमारा आंसर है फर्स्ट। In prokaryotes only RER are present because there are no specific organelles like endoplasmic reticulum are present in prokaryotes. Moving towards the next question. अगला क्वेश्चन है टेगमिना इन कॉकरोच अराइजेस फ्रॉम। सो टेगमिना, अगर हम कॉकरोच की बात करें, कॉकरोच के अंदर ये जो पोर्शन है फर्स्ट, तो फर्स्ट टेगमिना इज अराइजेस फ्रॉम द मेसोथोरैक्स रीजन। इट इज द फर्स्ट विंग। फर्स्ट विंग ऑफ द कॉकरोच विच डज नॉट हेल्प इन द फ्लाइट, इट जस्ट ओनली कवर्स द सेकंड विंग एंड द बॉडी। मेटाथोरैक्स को कवर करने का काम करता है। तो यहां पे हमारा आंसर है मेसोथोरैक्स, दैट इज टेगमिना इन कॉकरोच अराइजेस फ्रॉम द मेसोथोरैक्स रीजन which is the first wing which does not help in the flight. Next, if the length of DNA molecule is 1.1 meter, what will be the approximate number of base pairs? क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा है कि डीएनए में डीएनए मॉलिक्यूल की अगर लंबाई 1.1 मीटर है तो उसमें बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होंगे। सो हमें पता है कि डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर इन लेंथ, और 2.2 मीटर लेंथ है तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ बेस पेयर है दैट इज 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, 10 रेज़ टू द पावर 9। सो 2.2 मीटर है और यहां पे पूछा है हमें 1.1 मीटर में कितना होगा, तो 1.1 मीटर में इसका हाफ हो जाएगा, सो 3.3 हो जाएगा इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। So our correct answer is 3.3 into 10 raised to the power 9 is the correct answer. Next, identify the asexual reproductive structure associated with the penicillium. So penicillium is one kind of fungi which is associated to Ascomycetes. And in Ascomycetes, the asexual reproduction अगर आपने पढ़ा होगा asexual reproduction in Ascomycetes will be of which type? So it is of Conidia type. Conidia type का मतलब है कि यहाँ पे अगर कोई फंगाई है, अगर वो फंगाई के अंदर डेवलप हो रहा है तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप होगा जिसमें कोन शेप होगा, एंड अल्टीमेटली दिस कोन शेप conidiospores will be released from the fruiting body, और यहां से ये नया स्ट्रक्चर जो है वो फ्लैजिला का फंगाई की बॉडी का जो है वो डेवलप हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज कोनिडिया, सो अवर आंसर इज कोनिडिया। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion रीजन का क्वेश्चन है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। सिंपल सा एक एग्जांपल दिया है और ये बुक की लाइन है, एनसीईआरटी में क्लियर कट लाइन में मेंशन किया हुआ है, एंड बोर्ड की एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंपलसरी है कि सारे के सारे जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे कॉर्डेट से होकर आए हैं, लेकिन सारे जो कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट नहीं है। अगर आप कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो कॉर्डेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज यूरोकॉर्डेट, सेकंड इज सिफेलोकॉर्डेट, एंड थर्ड इज वर्टिब्रेट्स। सो फर्स्ट ऑप्शन इज
assertion जो है all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. रीजन दे दिया है notochord is replaced by vertebral column in the adult vertebrates. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. तो यहाँ पे notochord जो है जनरली vertebrates के अंदर notochord will be compulsorily replaced by the vertebral column in adult vertebrates. तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है और उसका ये आंसर भी सही है बिकॉज वर्टिब्रेट्स के अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम इज रिप्लेस्ड फ्रॉम दी नोटोकॉर्ड और ये दोनों के अंदर नोटोकॉर्ड होगा. तो नोटोकॉर्ड जहां पे प्रेजेंट है दे आर ऑल कॉर्डेट्स और वही नोटोकॉर्ड आगे जाके जो है वर्टिब्रल कॉलम में कंपल्सरीली रिप्लेस्ड हो जाता है. दैट्स व्हाई बोथ दी ऑप्शंस आर करेक्ट. सो ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट. ये नहीं आएगा. ए इज नॉट करेक्ट. बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दी. सो हमारा आंसर इज थर्ड. नेक्स्ट, ब्रीडिंग क्रॉप्स विथ हायर लेवल्स ऑफ vitamins and minerals or high proteins and healthier fats is called. So breeding crops जो ब्रीडिंग करवाते हैं हाइब्रिड क्रॉप्स कहते हैं जिसे. वो हाइब्रिड क्रॉप्स क्यों करते हैं? टू गेट मोर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स. सो ब्रीडिंग क्यों करवाते हैं? तो ब्रीडिंग इसीलिए करवाएंगे ताकि उसमें बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स होगा, उसमें हाई प्रोटीन्स होगा, हेल्दियर फैट भी होगा. क्लियर? सो दिस प्रोसेस और दिस हाइब्रिड और ब्रीडिंग क्रॉप इज द टर्मिनोलॉजी विच इज यूज्ड फॉर दिस रिच न्यूट्रिएंट क्रॉप्स, दैट इज बायोफोर्टिफिकेशन. बायो एक्यूमुलेशन नहीं होगा, बायो मैग्निफिकेशन नहीं होगा एंड बायो रेमेडिएशन नहीं होगा. So our answer is biofortification. Under normal physiological conditions in human being, every 100 ml of oxygenated blood can deliver 100 ml of oxygenated blood जो है वो पूछा है वो कितने ml of how many ml of oxygen will be supplied to the tissues. So our correct answer is 5 ml. 2 ml नहीं होगा, 10 ml नहीं होगा और 4 ml भी नहीं होगा. Our correct answer is the 5 ml. Next, in which of the following animals digestive tract has additional chambers like crop and gizzard? ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर गिजार्ड भी दिया हुआ है और क्रॉप भी दिया है? फॉर एग्जाम्पल क्रॉप जो है वो क्यों होता है? फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड एंड गिजार्ड is for the मस्टिफिकेशन ऑफ फूड. मतलब फूड को तोड़ने का काम होगा, फूड को ग्राइंड करने का काम होगा. इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स में, स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर इसमें फूड जो है उसको तोड़ने का काम होगा गिजार्ड के अंदर और क्रॉप के अंदर फूड स्टोर होने का काम होगा. सो ऐसे एनिमल्स जिनकी पास टीथ नहीं होंगे, सो पेवो है, सिटेक्युला है और कॉर्वस है. सो पेवो जो है दैट इज पीकॉक, सिटेक्युला है दैट इज पैरट एंड कॉर्वस है दैट इज क्रो. सो और करेक्ट आंसर इज पेवो, सिटेक्युला एंड कॉर्वस. कटला नहीं होगा, कॉर्वस, बुफो, ये तीन ऑप्शन नहीं हो गया. और करेक्ट आंसर इज 2. नेक्स्ट, which of the following functions is not performed by secretions of salivary glands? salivary glands के द्वारा कौन सा फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं होता है? क्वेश्चन पूछा है नहीं होता है. सो ल्यूब्रिकेशन ऑफ ओरल कैविटी, ये तो होता है. डाइजेशन ऑफ डाइसेकेराइड्स, कंट्रोल बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन माउथ, ये भी होता है. डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी होता है. सो डाइजेशन ऑफ डाइसेकेराइड्स will not be performed by the secretion of the salivary glands because digestion of disaccharide will be performed by the intestinal juices which are present in the
इंटेस्टिनल ज्यूसिस के द्वारा डाइसैकेराइड जो भी है वो डाइजेस्ट होने का काम करता है। नेक्स्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट इज एक्सक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट अगर वो एक्सक्रेट हो रहा है पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में तो कौन से एनिमल्स होंगे? सो मोस्टली दे आर रेप्टाइल्स, दे कैन बी बर्ड्स, दे कैन बी लैंड स्नेल्स। ये सारे जो है ये यूरिकोटेलिक एनिमल्स हैं। They are all eurycoteric animals and they excrete out in the form of uric acid. Uric acid के फॉर्म में generally they are excrete out the waste material from their body. So hippocampus नहीं होगा, pavo yes, pavo होगा, pavo means peacock. So eus. So our correct answer is pavo. Ornithorhynchus नहीं होगा, salamander भी नहीं होगा. So our correct answer is pavo. Next, in an E. coli strain, I gene gets mutated and its product cannot bind the inducer molecule. If growth medium is provided with lactose, what will be the outcome? So यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि आई जीन जो है ई कोलाई के स्ट्रेन में आई जीन अगर म्यूटेट हो जाता है एंड प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड विद द इंड्यूसर मॉलिक्यूल, अगर आई जीन में आई जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रेसर, आई जीन जो है वो रिप्रेसर का काम करेगा, और अगर आई जीन नहीं होगा ये है हमारा लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन के अंदर आपको याद रखना है पीपोजिया आई जो है यहां पे रिप्रेसर बाइंड होगा, लेकिन कुछ म्यूटेशन की वजह से इफ आई जीन गेट्स म्यूटेटेड एंड इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड द इंड्यूसर मॉलिक्यूल, तो क्या होगा? तो रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर से जाके बाइंड हो जाएगा, ऑपरेटर जीन से जाके बाइंड हो जाएगा, और ऑपरेटर जीन से जाके वो बाइंड हो जाएगा तो आगे आरएनए पॉलीमरेज को काम करने नहीं देगा। आरएनए पॉलीमरेज विल नॉट गेट बाइंड, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं होगा तो आगे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन विल नॉट अकर, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ZYA जीन्स विल नॉट बी ट्रांसलेटेड। सो आवर फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड द प्रोमोटर रीजन। अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड होगा ही होगा, ओनली Z जीन विल बी ट्रांसक्रिप्टेड, ये भी नहीं है, ZIYA जीन्स विल बी ट्रांसक्राइब्ड, ये भी नहीं है। सो आवर फर्स्ट आंसर इज करेक्ट दैट ZYA जीन्स विल नॉट बी ट्रांसलेटेड। नेक्स्ट, which of the following is present between the adjacent bones of the vertebral column? वर्टिब्रल कॉलम अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो वर्टिब्रल कॉलम में आप देखेंगे बीच बीच में कहीं ना कहीं छोटे छोटे गैप्स होंगे। सो वर्टिब्रल कॉलम में जहां पे भी गैप होगा वहां पे इनवर्टिब्रल डिस्क शेप, इनवर्टिब्रल डिस्क दैट इज क्यूशन और पैड लाइक fibrous cartilage is present। तो यहां पे जो भी एडजेसेंट बोन्स है वहां पे क्यूशन और पैड लाइक fibrous cartilage is present which provides the flexibility। हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है अगर हमें उसे सीधा रखना है, उसे हमें स्ट्रेट रखना है, तो हमेशा हमें सीधा बैठना चाहिए, हमेशा हमें सीधा सोना चाहिए, क्योंकि वो हमें हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रेंथ लाइन है और वो हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। सो दिस फाइब्रस कार्टिलेज इज प्रेजेंट। सो आवर आंसर इज एरियोलर टिश्यू नहीं होगा, स्मूथ मसल नहीं होगा, इंटरकैलेट डिस्क नहीं होगा, कार्टिलेज होगा। So fibrous cartilage is present. It is also called as invertebral disc, which is present between the adjacent bones of the vertebral column. Next,
two statements are given. Fatty acids and glycerols cannot be absorbed into the blood. Fatty acid and glycerol, they cannot be absorbed into the blood, right? Specialized lymphatic capillaries called lacteals carry chylomicrons into lymphatic vessels and ultimately into the blood. So ये सही है कि fatty acids and glycerols वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं ब्लड के अंदर. पहले दिस फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू द मिसेल्स. दिस मिसेल्स आर converted into the fat globules and these fat globules are called as chylomicrons. सबसे पहले these fatty acids will be fatty acids and glycerols will be converted into micelles. Micelles जो है वो small circular portions होंगे और वो आगे जाके फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होंगे. ये फैट ग्लोब्यूल्स जो है वो जाएंगे लिम्फेटिक कैपिलरीज में. लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर जो भी लैक्टिल्स है वहां पे ये फैट ग्लोब्यूल्स जो है वो उसने जो भी एब्जॉर्ब किया होगा रीएब्जॉर्ब, जो भी उसने सब्सटेंस को रीएब्जॉर्ब किया होगा वो वहां पे जाके रिलीज कर देगा ब्लड स्ट्रीम में. ब्लड स्ट्रीम में लास्ट में जो है सो स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज कॉल्ड लैक्टिल्स. सो दे आर कॉल्ड कैरीज chylomicrons into lymphatic vessels and ultimately they drain into the blood streams. तो हमने भी यहाँ पे यही लिखा है कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो पहले मिसेल्स में कन्वर्ट होंगे. मिसेल्स जो है आगे जाके कन्वर्ट होंगे फ्लैट ग्लोब्यूल्स में. फैट ग्लोब्यूल्स ही है काइलोमाइक्रॉन्स. ये काइलोमाइक्रॉन्स आगे जाके लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाएंगे. लिम्फेटिक कैपिलरीज से होके वो रिलीज हो जाएंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर. उसने जो भी रीअब्जॉर्ब किया होगा, जो भी सब्सटेंस उसने एब्जॉर्ब किया होगा वो सारा का सारा उसमें छोड़ देंगे. So both these statements are correct. Both these statements are correct. Statement 1 and 2 are correct. So 1, 4 and 2 are incorrect. Select the incorrect statement with reference to the mitosis. Mitosis के बारे में incorrect statement पूछा है. हमें incorrect जब भी पूछा हो तो हमें सारे के सारे आंसर्स कंपलसरी एक बार ध्यान से पढ़ना जरूरी है. So chromosomes decondense at the telophase. This is correct. Splitting of centromere occurs at anaphase. This is also correct. All the chromosomes lie at the equator in metaphase stage. ये भी बिल्कुल सही है. लेकिन spindle fibers attached to centromere of chromosomes, this statement is incorrect. So our correct answer is fourth, because spindle fibers attached to the kinetochore region. Kinetochore of क्रोमेटिड्स. क्रोमेटिड जो भी है, जो क्रोमोसोम होगा वो क्रोमोसोम के अंदर सेंटर में सेंट्रोमियर है, उससे थोड़े ऊपर जाएंगे तो आपको एक काइनेटोकोर वाला जो रीजन होगा वो देखने को मिलेगा. सो स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स. सो आवर करेक्ट आंसर इज फोर्थ. नेक्स्ट, द रिलीज ऑफ स्पर्म्स into the seminiferous tubules is called as spermiation. Correct? Spermiogenesis is the process of formation of sperms from spermatogonia. So in the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the given statement, और statement 1 और 2 में से कौन सा statement सही है ये पूछा गया है. So release of sperms into the seminiferous tubule, this process is called as spermiation. Sperm जब बन जाते हैं तो वो बाहर निकल के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जाएंगे. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन. दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि स्पर्मियोजेनेसिस. सो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस विल बी स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना.
स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस. सो स्पर्मियोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे वर्ड यूज किया है, दैट इज इनकरेक्ट. द करेक्ट स्टेटमेंट इज स्पर्मेटिड्स टू स्पर्मेटोजोआ. So first statement is correct, second statement is incorrect. So our first answer number 1 is correct. Next, the coagulum is formed of network of threads called as thrombins. Statement 2, spleen is the graveyard of erythrocytes. Spleen हमें पता है, जो भी एरिथ्रोसाइट्स डेथ हो जाते हैं वो डेथ होने के बाद कहां पे जाते हैं, तो सारे के सारे स्प्लीन में जाते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो हमारा जो भी सेकंड स्टेटमेंट होगा वो करेक्ट हो सकता है. तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. एक यहाँ पे है स्टेटमेंट 2 एंड 1 बोथ आर करेक्ट. तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, मतलब यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन तो होगा ही नहीं. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट ये भी गलत है बिकॉज स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट यहाँ पे दिया है. तो हमारा दोनों में से कोई एक आंसर होगा. लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कि द कोएगुलम मीन्स कोएगुलेशन, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. तो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के अंदर हमें कौन हेल्प करता है? थ्रोम्बिन हेल्प नहीं करता है. थ्रोम्बिन इज अ थ्रोम्बिन जो है वो कोएगुलेशन फैक्टर है, लेकिन वो सिर्फ कोएगुलेशन के लिए हेल्प करता है. अल्टीमेटली जो जहां पे भी इंजरी हुई है, फॉर एग्जांपल अगर यहां पे इंजरी हुई है तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इट इज अ वेसल, ब्लड वेसल अगर कहीं से ब्रेक हुई है तो ब्लड वेसल जहां पे से भी ब्रेक हुई है वहां पे सारे फाइब्रिनोजेंस जो है वो सारे मिलके फाइब्रिन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. और ये फाइब्रिन्स जो है वो सारे जहां पे भी इंजरी हुई है वो प्लेस को एक नेटवर्क के फॉर्म में ब्लड को रोकने का काम करते हैं. सो यहाँ पे वर्ड जो यूज किया है थ्रोम्बिन्स, इट इज रॉन्ग. आंसर इज फाइब्रिन्स. यहाँ पे आएगा फाइब्रिन्स. सो द कोएगुलेशन इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड एज फाइब्रिन्स. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो यहाँ पे अगर थ्रोम्बिन्स है इट मीन्स द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो आवर आंसर इज 2. Identify the microorganism which is responsible for the production of an immunosuppressive molecule cyclosporin A. Cyclosporin A, it is a type of fungi. जो साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो फंगाई का एक टाइप है. और ये कब यूज होता है? तो इम्यूनोसप्रेशन करने के लिए यूज होता है. इम्यूनोसप्रेशन जो है वो कब यूज करेंगे? तो जब भी हम किसी बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने से पहले उसे हमें इम्यूनोसप्रेसेंट देना पड़ेगा. और इम्यूनोसप्रेसेंट हम उसे कौन सा देंगे? तो हम उसे देंगे ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इज अ फंगाई विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर साइक्लोस्पोरिन ए. तो साइक्लोस्पोरिन ए हम किसी भी इंसान के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर करना है तो साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो इम्यून सप्रेसेंट का काम करेगा, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स होगा. सो ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इज द करेक्ट आंसर. हमारा जो आंसर है वो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है जो इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करेगा. ये काम करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने का काम करेगा. So that's why cyclosporin A is a molecule which is obtained from the Trichoderma polysporum. Next, which of the following statements are true for spermatogenesis but do not hold true for oogenesis? Spermatogenesis के लिए सही है but does not hold true for oogenesis. तो यहाँ पे हमारे पास 5 ऑप्शंस है टोटल. उसमें से फर्स्ट ऑप्शन, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड गैमेट्स. हैप्लॉइड गैमेट्स के लिए तो ये सिर्फ एक के लिए सही है, तो ये नहीं आएगा. डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस. इट इज करेक्ट. यहाँ पे कितने स्टेटमेंट सही है ये पूछा है. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है ये पूछा गया है.
meiosis occurs continuously in a mitotically dividing stem cell population, तो ये भी सही है. And it is controlled by the luteinizing hormone and follicle stimulating hormone secreted by the anterior pituitary, तो ये गलत है. And it is initiated at the puberty, तो spermatogenesis और oogenesis जो है puberty पे शुरू होता है. That is also correct. So our correct answer is B, C and E. B, C and E is the correct option. First is incorrect, third is incorrect and fourth is incorrect. Next, in situ conservation refers to, in situ conservation का मतलब है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और सेक्रेड ग्रोव्स. तो यहां पे हम फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना ऑफ एनवायरनमेंट और पर्टिकुलर जो भी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जो भी इकोसिस्टम के अंदर जो भी स्पीशीज होगी वो फ्लोरा की होगी या फिर फौना की होगी, उसे हम कंजर्व करने का काम करेंगे, उसे हम कंजर्व करने का काम करेंगे. सो इट प्रोटेक्ट्स एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम. किसी भी पर्टिकुलर एक्सटिंक्ट स्पीशीज को नहीं कंजर्व करेंगे. कंजर्व ओनली एंडेंजर्ड स्पीशीज ऐसा भी नहीं है, कंजर्व ओनली हाई रिस्क स्पीशीज ऐसा भी नहीं है. हमें पूरे के पूरे जितने भी फ्लोरा एंड फौना होंगे वो हो सकते हैं नेशनल पार्क में हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हो या फिर सेक्रेड ग्रोव्स में हो. वहां पे सारी स्पीशीज को हम प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे उसकी वहीं पे ओन प्लेस पे या फिर नेटिव प्लेस पे. सो आवर करेक्ट आंसर इज प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम. नेक्स्ट, लिप्स लूप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव. लिप्स लूप कैसा होता है? तो लिप्स लूप जनरली यूज्ड इन दी फीमेल यूट्रस. तो फीमेल यूट्रस के अंदर कुछ इस तरह का लिप्स लूप जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज यूज्ड फॉर दी, इट इज यूज्ड एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव. कॉन्ट्रासेप्टिव के फॉर्म में यूज होता है और ये नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है. कॉपर रिलीजिंग नहीं है, सर्वाइकल बैरियर भी नहीं है और वॉल्ट बैरियर भी नहीं है. इट इज अ नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूट्राइन डिवाइस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड सिम्टम्स. यहां पे पूछा है कौन सा करेक्ट मैच है. मायस्थेनिया ग्रेविस. मायस्थेनिया ग्रेविस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर यहां पे दिया है, लेकिन यहां पे हो सकता है ऑटोमेटिक ही होगा, कंपलसरी ऑटोमेटिक डिसऑर्डर है, सॉरी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, सही है, लेकिन यहां पे जीनेटिक दिया है, सो इट इज नॉट द करेक्ट पेयर. मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज एन autoimmune disease disorder causing progressive degeneration of skeletal muscles. This is also incorrect because it is not autoimmune, it is genetic disorder. It is genetic disorder. Arthritis, inflammation joints, this is the correct answer. So our correct answer is third. Tetany, high calcium level causing rapid spasms. रैपिड स्पेजम कब होगा? जब कैल्शियम लेवल जो है लो होगा. सो आवर टिटनी जो ऑप्शन दिया है दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. आर्थराइटिस इज द करेक्ट पेयर इन विच inflammation will be observed in the joints portion of the bones. Next, which of the following is not the function of conducting part of respiratory system? respiratory system का कौन सा पार्ट नहीं है, कंडक्टिंग पार्ट नहीं है? सो टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर, इट इज करेक्ट. प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, ये हमारा ऑप्शन सही है. इट is not the function of the conducting part of respiratory system. So respiratory system does not provide surface for diffusion of oxygen and CO2.
इट क्लियर्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, ये भी ये फंक्शन है। इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, ये भी है। मतलब ये सारे ऑप्शन नहीं है। और करेक्ट आंसर इज 2। नेक्स्ट, regarding meiosis, which of the statement is incorrect? So pairing of homologous chromosomes and recombination occurs in meiosis, सही है। इनकरेक्ट पूछा है यहां में कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। अगर आपने सेल साइकिल, सेल डिवीजन अच्छे से पढ़ा है तो आपको मियोसिस, माइटोसिस दोनों अच्छे से पता होगा। मियोसिस में हमें लास्ट में 4 हैप्लॉइड सेल्स देखने को मिलेंगे, दैट इज आल्सो करेक्ट। देयर आर 2 स्टेजेस इन मियोसिस, मियोसिस 1 एंड 2, दिस इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस 2, सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 26। सो ये इनकरेक्ट क्यों है? इनकरेक्ट इसलिए बिकॉज डीएनए रेप्लिकेशन डज not occur in meiosis 1 and meiosis 2. Next, detritivores break down detritus into smaller particles and this process is called as, for example, हम यहाँ पे अर्थवॉर्म की बात करेंगे। अर्थवॉर्म एक तरह का डेट्रीवोर है जो डेट्रिटस मटेरियल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है एंड दिस स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। सो और करेक्ट आंसर इज फ्रेगमेंटेशन। कैटाबॉलिज्म नहीं है, डिकम्पोजिशन नहीं है, ह्यूमिफिकेशन भी नहीं है। नेक्स्ट, which of the following is not a connective tissue? Cartilage, neuroglia, blood is a connective tissue, adipose tissue is also a connective tissue, cartilage is also a connective tissue, neuroglia is neuron cell, related to the neuron cell and it is a part of nervous system. So neuroglia is not a connective tissue, हमें यहाँ पे not पूछा है, तो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट न्यूरोग्लिया नहीं है, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, यहाँ पे अगेन 2 स्टेटमेंट्स दिए। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए। हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का जो है काम भी वही है कि वो स्पेसिफिक सीक्वेंस को रीड करके स्पेसिफिक जगह से डीएनए को कट डाउन करने का काम करता है एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल ए जी सी टी टी जी सी ए। अगर यहाँ पे ऊपर ये है तो उसके सामने जो भी सीक्वेंस है दैट इज टी सी जी ए सी जी टी। सो दिस इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रीड करने के बाद वो स्पेसिफिक जगह से डीएनए को कट करने का काम करता है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कट द डीएनए स्ट्रैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट। तो कोई भी सेंटर से कट नहीं करेगा, वो थोड़े से दूर जाके कट करेगा। तो दो ऐसी जगह से कट करेगा कि जहां से वो सेंटर का पार्ट ना हो। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो इन द light of above statements, the most appropriate answer, so both these statements are correct. Statement is correct but statement 2 is incorrect, statement 1 is incorrect, both the statement 1 and 2 are correct. So हमारा answer is third. Last, in gene therapy of adenosine deaminase ADA deficiency, the patient requires periodic infusion of genetically engineered lymphocytes because, तो ऐसे जो भी पेशेंट्स है जिनको एडीए डेफिशिएंसी है, एडिनोसाइन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी है, तो उन्हें पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे उनकी बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट्स जो भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड किए गए हैं, जो भी मॉडिफाइड किए हुए हैं, उनको इन्फ्यूज करना जरूरी है, इनको वापस से इंजेक्ट करना जरूरी है ताकि उनकी इम्यून सिस्टम जो है वो ठीक से काम कर सके। उनके बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट्स जो है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आने की वजह से उनके लिम्फोसाइट्स जो है वो कम हो जाते हैं। सो द पेशेंट
विल गेट वीकेंड और उनकी बॉडी जो है वो धीरे धीरे लिम्फोसाइट्स को कम कर देती है और लिम्फोसाइट्स कम हो जाएंगे तो उनकी बॉडी जो है इम्यून रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी. सो फर्स्ट ऑप्शन लिम्फोसाइट्स फ्रॉम पेशेंट्स ब्लड आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी. सो क्वेश्चन में तो ये पूछा ही नहीं है. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. जेनेटिकली engineered lymphocytes are not immortal. तो हमारा ऑप्शन ये नॉट इमोर्टल इसलिए दिया है. सो जेनेटिकली engineered lymphocytes are immortal because lymphocytes are immortal because their lifespan is limited. उनकी लाइफ स्पेन जो है वो लिमिटेड पीरियड के लिए ही है, इसलिए उनको बार बार जेनेटिकली एंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स जो है उनकी बॉडी में बार बार इन्फ्यूज करने पड़ते हैं. रेट्रोवायरल वेक्टर इज इंट्रोड्यूस इनटू दिस लिम्फोसाइट्स. सो दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट. जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल्स producing ADA is introduced into cells at embryonic states is also incorrect. So our correct answer is 2. So students, आज हमने टोटल 30 क्वेश्चंस किए हैं जो नीट में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम लगेंगे और ऐसे ही वीडियोस और बहुत सारे हम वीडियोस अपलोड करने वाले हैं. तो आप वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए निर्मल सर के साथ. थैंक यू.